चलिए आइएगा, मैप दिख रहा होगा, मैप आपको है ना, मैप दिख रहा होगा, हेडिंग कर लीजिएगा सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र हेडिंग मार दीजिएगा। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदी तंत्र के बारे में आज हम लोग देखेंगे, क्या है नहीं है, सारा कुछ जो है कि आपको इसी में देखने को मिलेगा। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं इसका। सिंधु नदी तंत्र, ये सिंधु नदी तंत्र जो है कि आपको ऊपर वाला इलाका जो दिख रहा है भारत का, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला इलाका, उसी में जो है कि आपको ये दिखेगा, सिंधु नदी तंत्र आपको दिखने वाला है, ये ऊपर वाला इलाका में है ना। यही आपका है, सिंधु नदी है, दिख रहे हैं, ये सिंधु नदी का जो है कि आपका फोटो भी लगाया गया है। आइए इसी के बारे में बात करते हुए बातों को आगे बढ़ाते हैं। सिंधु नदी के बारे में कहा गया, एक और फोटो लगाए थे, 2 फोटो लगाए थे हम यहाँ पे आपको। हाँ पहले समझ लीजिएगा, पहले कैसे कैसे है नहीं है, पहले इसको समझ लीजिएगा। फोटो दिख रहा है आपको? यस सर। चलिए ये देखिएगा, ये सिंधु रिवर है, और ये सिंधु रिवर जाके कहाँ जाके, ये कराची जो है कि आपको कराची में अरब सागर में जाके जो है कि आपको गिरती है। कहाँ से निकलती है, इसकी उद्गम की बात करेंगे। इसका उद्गम देखिएगा, सबसे पहले सिंधु की बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सिंधु रिवर के बारे में। चलिए शुरू से बात करते हैं। ये जो सिंधु रिवर है, सिंधु रिवर ये देख रहे हैं ना, पेन का कलर चेंज करते हैं, इसको हम कर देते हैं रेड कर लेते हैं, ठीक ना। ये जिस आपको पर्वत श्रृंखला से आपको यहाँ से निकल रहा है, ये तिब्बत है, और ये तिब्बत के जो है कि आपको मानसरोवर के पास से जो है कि आपको किस झील के पास, तो ये राकसताल झील के पास से मानसरोवर के तिब्बत के मानसरोवर के पास जो है कि सोना कयाब ग्लेशियर से जो है कि आपको निकलता है। किस ग्लेशियर से निकलता है? सोना कयाब ग्लेशियर से निकलता है। मतलब कि तिब्बत के ये ग्लेशियर्स की बात करेंगे, सोना कयाब ग्लेशियर, या कहीं कहीं आपको देगा बाखर-चू हिमानी। क्या देगा? बाखर-चू हिमानी देगा, लिख लीजिएगा, बाखर-चू हिमानी से या सोना कयाब ग्लेशियर से जो है कि आपको निकलता है। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, जरा बताइए? मानसरोवर तिब्बत से, ठीक है। बाखर-चू हिमानी या सोनो खयाब हिमानी या ग्लेशियर से जो है कि इसका उद्गम होता है। और इसका उद्गम जब होता है, जब ये भारत से बाहर इसका उद्गम हो रहा है, देखिएगा ये भारत में नहीं है, भारत से बाहर जो है कि आपका इसका उद्गम होता है। ये भारत में जैसे ही ये एंट्री करता है, ये भारत के किस स्थान पे एंट्री करता है? तो दम चौक से एंट्री करता है। सिंधु नदी भारत के किस स्थान से भारत में एंट्री करता है? सिंधु नदी दम चौक से। दम चौक से। कहां से? दम चौक से जो है कि आपको एंट्री करता है। ये दम चौक से एंट्री करने के बाद ये फिर आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद एक यहाँ पे रियो हिमानी है। कौन सा हिमानी है? एक आपको लद्दाख से ऊपर जो है कि आपको एक रियो हिमानी देखने को मिलेगा। कौन सा? रियो हिमानी। और रियो हिमानी से एक नदी निकलता है जिसका नाम है सयोक रिवर। सयोक रिवर किस हिमानी से निकलता है? सयोक रिवर रियो हिमानी से जो है कि आपको सयोक रिवर निकल रहा है, और सयोक रिवर रियो हिमानी से निकल रहा है। और एक आपका और हिमानी देखने को मिलेगा, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है कि आपको युद्ध हुआ था, याद है 1984 में सियाचिन का युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था, और ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन को भारत के जो है कि सेनाओं के द्वारा फतह किया गया था। तो एक सियाचिन से एक नदी निकलता है जिसका नाम है नुब्रा। कौन सा? 1984 कब? 1984। सियाचिन से एक नदी निकलता है जिसका नाम क्या है? नुब्रा। कौन सा नदी है? नुब्रा नदी है। कौन सा है? नुब्रा नदी जो है कि आपका सियाचिन से निकलता है। और नुब्रा और सयोक किसकी सहायक हो गई है? अब बताइए देख के, किसकी सहायक हो रही है? दोनों सिंधु की सहायक हो गई है। सिंधु कहां से निकल रहा है? सिंधु कहां से निकल रहा है? बाखर-चू हिमानी से जो है कि सिंधु नदी निकल रहा है। और सिंधु भारत में एंट्री कहां से कर रहा है? सिंधु भारत में एंट्री कहां से कर रहा है? दम चौक से एंट्री कर रहा है। चलिएगा, सयोक रिवर किस हिमानी से निकल रहा है? सयोक रिवर रियो हिमानी। रियो हिमानी से। कहां से? रियो हिमानी से। सयोक रिवर देखिएगा, सयोक यहाँ से निकल रहा है, रियो यहाँ है, रियो हिमानी। और नुब्रा नदी की बात करेंगे, ये किस हिमानी से निकल रहा है? नुब्रा नदी
और ये दोनों जाकर किसमें मिल रहा है? संयोग और सिंधु नुब्रा। नदी सिंधु नदी में। सिंधु नदी में जो है कि जाके आपको मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? सिंधु नदी में मिल रहा है। और सिंधु नदी देखिएगा ऊपर से लद्दाख होते हुए जो है कि भारत के ऊपरे ऊपरे जो है कि आपको निकल जाता है। अब भारत के जिस स्थान से सिंधु नदी भारत से बाहर गुजरता है उस स्थान को हम लोग चिल्लास कहे हैं। कहा क्या कहे हैं? चिल्लास कहे हैं। चिल्लास। कौन सा स्थान कहे हैं? चिल्लास कहे हैं। चिल्लास। तो सिंधु नदी एंट्री कहां से लिया है? एंट्री दमचौक। दमचौक। दमचौक से एंट्री लिया है। दमचौक से भारत में एंट्री लिया है। भारत में एग्जिट कहां से किया है? ये जो है चिल्लास से। चिल्लास कहां से? चिल्लास से जो है कि आपको एंट्री किया है। चिल्लास से जो है कि आपका एंट्री करने वाला जो है कि आपका है। इधर से चिल्लास से जब एंट्री करता है, एंट्री नहीं एग्जिट करता है ना। हाँ एग्जिट करता है, सॉरी एंट्री नहीं एग्जिट करता है। उसके बाद ये नदी जो है कि आपको पाकिस्तान में बहती है। पाकिस्तान में एक जो है कि आपको ग्लेशियर से पिघल के गिलगित नदी मिलती है। गिलगित के बाद जो है कि आपका स्वात नदी मिलता है, काबुल नदी मिलता है, कुर्रम नदी मिलता है, गोमल नदी मिलता है। ये सब नदी जो है कि आपको मिलने वाली किस साइड से है? ये सब नदी जो है कि आपको राइट साइड से मिलने वाली नदी है। किस साइड से है? राइट साइड से मिलने वाली नदी है। लिख लीजिएगा कोमल रिवर। कोमल कोमल हो गया, कुर्रम हो गया, काबुल नदी हो गया, स्वात नदी हो गया और गिलगित नदी हो गया। ये सब जो है कि आपको राइट साइड से मिलने वाली नदी है। राइट मतलब कि दाहिना साइड से मिलने वाली जो है कि आपको रिवर हो जाएगी दाहिने साइड से। कोमल, खुर्रम, काबुल। यहाँ देखिए कोमल है, कुर्रम है, काबुल है, स्वात है, गिलगित है। गिलगित है, ठीक ना? गिलगित है। और इधर से देखिएगा, इधर से भी ले लीजिए, इधर से ले लीजिए, आप नुब्रा ले लीजिए, संयोग ले लीजिए। ये सब जो है कि कहां से? दाहिने साइड से मिलने वाली जो है कि आपको नदी है। पूछता है प्रश्न कि इसके दाहिने साइड से मिलने वाली नदी कौन सी है? ये सब जो नदी है इसके दाहिने साइड से मिलने वाली नदी है। किस साइड से? दाहिने साइड से। सबको पाकिस्तान में मिलता है। हाँ ये सब जो है कि पाकिस्तान में, ये सब जो भी है अब सबका सब पाकिस्तान में मिलने वाला नदी है। ये सब सबका सब पाकिस्तान में। मिटाते हैं इसको, थोड़ा सा फ्रेश फिर से करते हैं। फ्रेश फिर से करते हैं। तिब्बत में है। कौन सा? तिब्बत में। तिब्बत में है। चलिए आइए, सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से हो रहा है? बताइए, बोलते रहिएगा एकदम। मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील के सोनो कयाब हिमानी या बाकरचू हिमानी से ये निकलती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है, जहां से एंट्री होता है, ये कौन सा स्थान है भारत का? दमचौक से एंट्री होता है। ठीक है, दमचौक से एंट्री करने के बाद ये नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद दो नदी इसको सहायक मिलती है। कौन सा दाहिने साइड से? सहयोग रिवर और नुब्रा रिवर। कौन सा? सहयोग नदी और नुब्रा नदी जो है कि आपको सहायक मिलती है। सहयोग रिवर जो है कि रियो हिमानी से निकलती है, जबकि नुब्रा रिवर किससे निकलती है? सियाचिन से। सियाचिन निकलती है। किससे? सियाचिन से निकलती है। सियाचिन से निकलने के बाद सहयोग नदी कहाँ से निकलती है? सहयोग रिवर रियो हिमानी से। रियो हिमानी है ना? रियो हिमानी। आगे ये बढ़ेगी। आगे बढ़ने के बाद ये भारत में एग्जिट कहां से करती है? भारत में एग्जिट चिल्लास से। चिल्लास से। कहां से? चिल्लास से जो है कि भारत में एग्जिट करती है। इसके दाहिने साइड से सहायक नदी की बात करेंगे। कौन सा इसके सहायक नदी हो जाएगा दाहिने साइड से? कोमल, खुर्रम, कोमल कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आप देख रहा है। दमचौक आपको लद्दाख में पड़ेगा। कहाँ लद्दाख में? जिनका फोन आ रहा है बंद कीजिएगा। जिनकी तरफ से आवाज आ रहा है फोन का बंद कीजिएगा माइक। इनका हो रहा है जी। बंद कीजिए। चलिए ठीक है। चिल्लास से जो है कि एग्जिट कर जाएगा। यह चिल्लास जो है कि वर्तमान में कहा? तो लद्दाख में। हाँ बोलिए ना, बोलिए। ये सर रास्ता वैसा है कि पहाड़ पे चढ़ के जा रहा है क्या पानी से? ये पहाड़ को काटते हुए ये पहाड़ को काटते हुए जाता है। पानी का ऐसा रफ्तार होता है कि हर एक चीज को काट सकता है। ये जो है कि आपको रास्ता वैसा ही है। बरांस घाटी में बहती है क्या सर?
भ्रंश घाटी इसको नहीं कह सकते हैं। ये जो है कि आपको बहते हुए जैसे जैसे इसको रास्ता मिला है वैसे वैसे ये बहते हुए आगे बढ़ती है। आप पर्वतों को काटेगी तो कहीं ना कहीं भ्रंश घाटी में आपको बहेगी, है ना, ये बहेंगी। दमचौक कहाँ है सर? दमचौक, क्या क्या दमचौक, लद्दाख। दमचौक लद्दाख में। दमचौक लद्दाख का एरिया हो जाएगा। ये दमचौक भी आपको लद्दाखे में हो जाएगा, आपको चिल्लास भी आपको लद्दाखे में हो जाएगा। क्या कि वर्तमान ओके, मैप देखिएगा ना तो पूरा जो है कि लद्दाख सबसे बड़ा एरिया है ना, दोनों जो है कि आपका वही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये चली जाएगी कहाँ, ये चली जाएगी आगे, आगे चली जाएगी पाकिस्तान में। अभी और सब नदी जाएगा, इससे जाके मिलेगा, सब इससे मिलेगा। आगे भी आते हैं आगे। पहला ऊपर का रिवर हम लोग देख चुके हैं, ऊपर का खत्म हो चुका है। दूसरा रिवर की बात करेंगे, दूसरा रिवर बोलिए। नदी है जम्मू कश्मीर में ये नहीं करेगी, ये तब का है मैप, अभी का थोड़ी ना है कि ये नदी अभी ना बांट दिया है इसको दोनों क्षेत्र में। पहले तो जम्मू कश्मीर लद्दाख एक के ना था, जी अब जी जाके जी बटा है। सर ठीक। अब आइए दूसरा नदी की बात करेंगे। यहाँ देखिएगा चिनाब रिवर दिया हुआ है, चिनाब दिया हुआ है, यह दिख रहा है आपको चिनाब। यस सर। इधर रास्ता। बीच में चिनाब झेलम रिवर जो के- है कि आपका बीच वाला है। ऊपर में भी झेलम के जस्ट नीचे आइएगा, झेलम के जस्ट नीचे आइएगा चिनाब। आपको क्या कि पहले चिनाब पढ़ा देंगे तब आपको झेलम पढ़ाएंगे, ठीक है, और सब कुछ लिखाएंगे भी। अभी अभी पहले इसको समझ लीजिए। चिनाब रिवर की बात करेंगे। ये चिनाब रिवर आपको दिख रहा है, ये चिनाब रिवर जो है कि 12 लाचला दर्रा के समीप से निकलती है। कहां से? 12 लाचला दर्रा के समीप से जो है कि आपको चिनाब रिवर जो है कि आपको निकलती है। और ये 12 लाचला दर्रा कहाँ है? तो 12 लाचला दर्रा जो है कि आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहां से? हिमाचल प्रदेश में 12 लाचला दर्रा जो है कि आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे दो स्थान है, एगो स्थान का नाम है भागा और एगो का नाम है चंद्रा। चंद्रा और भागा दोनों जो है कि आपको स्थान से दो ग्लेशियर्स पिघल के निकलता है, दो को धारा निकलती है। यही दोनों जब धारा जब दोनों जाके मिल जाती है तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? चिनाब कहे हैं। तो चिनाब पहले दो धाराओं में बढ़ती है। कौन सा धारा? भांगा, भागा और चंद्रा। चंद्रा और भागा। भागा और चंद्रा जो है कि आपको दो धाराओं में, हाँ, चंद्रा और भागा दो धाराओं में विभक्त होती है। दोनों धारा जब मिलती है तब इसका नया नाम क्या हो जाता है? चिनाब। चिनाब हो जाता है। ये चिनाब जो है कि आगे बढ़ती है। चिनाब आगे बढ़ते हुए, ये आगे बढ़ते हुए भारत से आपको एंट्री एग्जिट करके ये आपको पाकिस्तान पहुंचती है। पाकिस्तान ये पहुंचेगी और ये सिंधु की सबसे बड़ी जो है कि आपको सहायक नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? चिनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी। जब लिखाएंगे वहां पे सब कुछ बता देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए आपको बोल दिए हैं। जब लिखाएंगे चिनाब कहाँ से निकलता है, कहाँ से आपको बहता है, सब कुछ आपको लिखा देंगे, ठीक ना, लिखा देंगे। अब जरा समझिएगा। अब ऊपर चलिए, दूसरा नदी हम आपको कर दिए हैं चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी। इसके ऊपर देखिएगा यहाँ पे झेलम नदी आपको दिखाई दे रहा होगा। झेलम दिखाई दे रहा है? यस सर। निकलता है झेलम ऊपर है सर। हाँ, झेलम ऊपर है। झेलम इसलिए चिनाब पहले आपको पढ़ाया है कि चिनाब सबसे बड़ा है और चिनाबे में सब जाकर आपको मिलेगा। झेलम भी मिलेगा, रावी में मिलेगा, ब्यास में मिलेगा, सतलुज में मिलेगा। इसीलिए हमको पहले पढ़ाना क्या पड़ा है? पहले चिनाब पढ़ाना पड़ा है, ठीक है। अब आइए जरा झेलम की तरफ आते हैं। झेलम देखिएगा, झेलम जो है, ये झेलम जो है कि आपको शेषनाग झील से निकलता है। कहाँ से निकलता है झेलम? शेषनाग झील से। शेषनाग झील से आपको झेलम नदी निकलता है। झेलम नदी किस झील से? शेषनाग झील से जो है कि आपको झेलम नदी निकलता है। और झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशनगंगा नदी। देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक आपको नदी दिखाई दे रहा होगा, किशनगंगा दिखाई दे रहा है। यस सर। किशनगंगा जो नदी है आपको किसकी सहायक हो जाएगी? झेलम की। जाएगी। झेलम किसकी सहायक हो रही है? फिर देखिए झेलम किसमें जाके मिल रहा है? ये सिंधु में। चिनाब की। चिनाब में मिल रहा है। चिनाब में। सिंधु में अभी कहाँ मिलाइएगा? पहले अभी चिनाब में मिलाइए, ठीक ना। चिनाब में मिल रहा है। तो ऊपर का आपको तीन नदी आपको पढ़ा दिए, वो सिंधु पढ़ा दिए, झेलम पढ़ा दिए, चिनाब पढ़ा दिए। अब नीचे में 3 गो नदी पे आइए, 3 गो नदी पे बात करते हैं। नीचे में अगला नदी होगा रावी। रावी नदी यहाँ पे है। मिटाते हैं थोड़ा सा इसको, बहुत घच पच हो गया है, मिटा देते हैं। आइएगा यहाँ पे देखिएगा, ये रावी नदी है। कौन सा नदी है? रावी नदी है। रावी नदी का उद्गम जो है कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से आपको निकलता है। कहाँ से निकलता है रावी नदी? रोहतांग दर्रा से। दर्रा से रावी नदी जो है कि आपको निकलती है। और ये रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलते हुए ये भारत होते हुए बाहर प्रवेश करती है। ये प्रवेश करके किसमें जाकर मिल रहा है? ये प्रवेश करके किसमें जाकर मिल रहा है? चिनाब में। तो ये किसकी सहायक हो गई?
रावी नदी चिनाब किसकी की। सहायक नदी हो गई? चिनाब नदी की सहायक नदी हो गई। चिनाब की सहायक नदी हो गई। अब अगला नदी की बात करेंगे। सर अगला ये नदी है क्वेश्चन नहीं आपका, समझ में आया कि हाँ रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से, हम्म और हम्म भारत से होते हुए बाहर कहाँ जाती है? तो आप बोले चिनाब नदी। भारत से बाहर होते हुए पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाके मिल जाती है। कोई दिक्कत? नहीं अब समझ गए। ये भारत है। ये जो ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है यही इसके इधर भारत है। इसके इधर क्या है? इसके इधर सब पाकिस्तान है। सब पाकिस्तान है। ठीक है। अब अगला नदी पे आएंगे। अगला नदी जो है कि आपको ब्यास रिवर होगा। कौन सा रिवर होगा? ब्यास रिवर होगा। ब्यास। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्यास कुंड से, हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड। से हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है। अभी रोक दीजिएगा इसको। अभी ब्यास नदी को हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलता है। यहीं पे जाके रुकिएगा। अब उससे पहले इसके नीचे वाला नदी पे आइए, सतलज नदी पे। कौन सा नदी पे आना है? सतलज नदी पे आना है। सतलज नदी कहां से निकलता है? तो ये भी आपको तिब्बत के राकसताल झील से निकलता है। कहां से निकलता है? राकसताल झील से जो है कि आपको निकलता है। ठीक ना? और ये राकसताल झील से निकलते हुए भारत में एंट्री लेती है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में बहते हुए ये आगे जाकर एक हरिके बैराज नामक स्थान होगा। कहाँ होगा? कपूरथला के पास हरिके बैराज नामक स्थान होगा। यहाँ पे जो है कि आपको एक नहर बनाई गई है। कौन सी नहर है? यहाँ पे एक हरिके इंदिरा बैराज। गांधी नहर बनाई गई है हरिके बैराज पे। हरिके बैराज में दो नदी का आकर संगम मिलता है। कौन कौन नदी सतलज, बताए? सतलज और ब्यास और ब्यास। सतलज और ब्यास का जो है कि आपको सतलज और ब्यास का संगम है यहाँ पे हरिके बैराज में, कपूरथला पंजाब में। और यहाँ से एक नहर निकाला गया है। कौन सा नहर निकाला गया है? इंदिरा गांधी इंदिरा नहर। गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। कौन सा नहर? इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। एक नहर इंदिरा गांधी निकाल दिया गया है जिससे भारत में सिंचाई होती है। और ये फिर सिंचाई होती है। और एक नदी जो है कि इसकी जो है कि आपको धारा जाकर किससे जाकर मिल रही है? जाकर किससे मिल रही है? चिनाब से। चिनाब से जाकर मिल रही चिनाब है। में। अगर अच्छा चिनाब से जाकर मिल, अगर आपसे यहाँ से प्रश्न कर दे कि ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है, तब क्या बताइएगा इसका आंसर? सतलज की सर। सतलज की। बहुत बेहतरीन। सतलज की सहायक नदी हो जाएगी ब्यास नदी। कौन सी? सतलज की सहायक नदी हो जाएगी आपको ब्यास नदी। सतलज की सहायक नदी हो जाएगी। अब देखिएगा ये सारा नदी के बारे में आपको बता दिए हैं। और ये सारा नदी जो है जाके किसमें मिल रहा है? ये सारा नदी किसमें जाके मिल रहा है? चिनाब में। चिनाब नदी में। चिनाब में। जो चिनाब जो जाके किसमें मिल रहा है? चिनाब किसमें मिल रहा है? सिंधु में। जहां चिनाब सिंधु से मिलता है वहां पे एक पंचनद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पंचनद का निर्माण होता है। ये पंचनद का निर्माण होने के बाद ये मिठानकोट के पास जो है कि आपको पंचनद का निर्माण होता है। किसके पास? पाकिस्तान के मिठानकोट में जो है कि पंचनद का निर्माण होता है। उसके बाद ये अरब सागर में ये नदी जाकर जो है कि आपको गिर जाती है। अरब सागर में जाके नदी ये गिर जाती है। उसके बाद जो है कि ये नदी का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। ये हुआ आपका सिंधु नदी तंत्र का मैप हुआ। मैप का स्क्रीनशॉट लेना है तो मिटा देते हैं, ले लीजिएगा आप लोग। यस सर। अब आइए अब लिखाएंगे। अब जूम आउट कर दें कि हो जाएगा? जूम आउट कर नहीं दिए सर, सर। थोड़ा सा सर जूम आउट कर दीजिए। ब्लर आ जा अब देखिए, चलिए अब हो जाएगा। जी सर। अब आइए हम टॉपिक पे आते हैं। देखिएगा सूचना क्या है। ये जो है कि पीडीएफ बहुत पहले का बना हुआ था, इसलिए जो है कि आपको लगाए हैं। संकल्प एकेडमी का जो है कि बिहार दरोगा का टारगेट बैच जो है कि आपका चल रहा है। इसमें संपूर्ण दरोगा की तैयारी जो है कि आपको कराई जाएगी। क्यूज प्लस वीसी के माध्यम से जो है कि आपको तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए जो है कि नॉमिनल सा फी है 199 रुपया का फी रखा गया है, जो आप लोग ऑनलाइन पेड करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अब आइए सिंधु नदी के बारे में जो है कि आपको बताया गया है। यहाँ से आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है।
क्या लिखा है? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जाल सिंधु नदी तंत्र के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, ठीक ना। सहायक नदियों का जाल उसके सिंधु नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। इसकी विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी 11,65,000 वर्ग किलोमीटर पे जो है कि आपका विस्तृत है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। कौन सा? सिंधु नदी तंत्र है, ठीक ना। नहीं लिखिएगा, सुनिए, इसका पीडीएफ जो है कि हम आपको दे देंगे, ठीक ना। लिखिएगा मत, आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ जो है कि आपको भेज देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें भारत का इसका अपवाद क्षेत्र की बात करेंगे, भारत में लगभग कितना निकलता है? तो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर पे जो है कि आपका विस्तृत है। कितना है? 3,21,289 वर्ग किलोमीटर पे जो है कि आपका ये विस्तृत देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, ये देखिएगा, यही आपका है कौन सा? सिंधु रिवर है। ये कौन सा है? सिंधु रिवर है, जो अभी आपको मैप में बताए हैं, ये सिंधु रिवर है। और देखिएगा ये सहयोग आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये सिंधु के बाद जो है क्या, सिंधु के बाद आपको कौन मिला था? श्योक नदी मिला है, एक नुब्रा मिला था, एक श्योक मिला था। इसके नीचे में कौन सा मिला था? इसके नीचे में इसके नीचे में झेलम मिला था, इसके नीचे में झेलम मिला था, झेलम के नीचे में आपको चिनाब मिला था। कौन मिला था? चिनाब मिला था, ठीक ना, चिनाब मिला था। चिनाब के नीचे में कौन मिला था? नीचे में जो है कि आपको कौन मिला था? रावी मिला था। रावी के नीचे में जो है कि आपको सतलुज मिला था, है ना। ब्यास मिला था, ब्यास मिला था। इसके जस्ट बगल से आपको सतलुज मिला था। यहाँ हरिके बैराज में आपको दोनों जाकर मिल रहा था। हरिके बैराज में आपको इंदिरा गांधी नहर निकाला गया था, और जहां पे सब जाके मिलता है ये मिठानकोट पाकिस्तान का एरिया था, जहां पे पंतनद जो है कि आपको बनाया था। अब आइए, अब क्या लिख रहा है यहाँ पे? सिंधु नदी तंत्र अधिकांश नदियों का उद्गम हिमालय पर्वत श्रृंखला से ही हुआ है, ठीक ना, जिसमें झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी का जो है कि महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, ठीक ना। और यह नदी जो है कि आपका किसका निर्माण करती है? तो पंचनद का निर्माण से आपको जानी जाती है, ठीक ना। इसमें झेलम नदी का उद्गम जो है कि आपको पीर पंजाल श्रेणी से हुआ है। कहां से हुआ है झेलम नदी का उद्गम स्थान? पीर पंजाल। झेलम नदी जो है कि आपको पीर पंजाल से हुआ है, और बाकी नदियों का हिमालय पर्वत से निकलता है। बाकी नदी कहां से? हिमालय पर्वत से निकलता है। और इसमें सिंधु और सतलज जो है कि दो पूर्ववर्ती नदी है। मतलब पूर्ववर्ती कहने का मतलब कि ये पूरब की ओर बहती है, या मतलब हिमालय से पहले जो है कि आपको ये निर्माण हो गया है इस नदी का। मतलब जब हिमालय नहीं था उससे पहले भी आपको ये दोनों नदी जो है कि आपको बहती थी। इसी को पूर्ववर्ती की नदी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। बोलिए। तभी पहाड़ को काट कर ऊपर से पार होती है सर। हाँ, तभी पहाड़ को काट के जो है कि आपको ऊपर से बाहर। हाँ बोलिए ना। पूर्ववर्ती में हुआ पूरब और उत्तर की ओर से दोनों निकलता है। नहीं, वो भी बात आपका कॉन्सेप्ट दोनों सही है। देखिए सुनिए, वो भी कॉन्सेप्ट आप जो बोल रहे ना पूरब की ओर, ये भी पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि हिमालय का निर्माण से पहले। यहाँ देखिएगा, इसका उद्गम हिमालय के उत्थान से पूर्व हुआ है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है हिमालय के उत्थान से पूर्व हुआ है, जिसके कारण ये नदी हिमालय पर्वत श्रेणियों के गहरे गॉर्ज या कैनियन या खंड का निर्माण करती है। मतलब कि उसको काटते हुए मतलब कि ये नदी जो है कि आपको आगे की ओर बहती है, ठीक ना। यही बात जो है कि आपका लिखा गया है, ठीक है। आगे चलिएगा, आगे क्या बोल रहा है कि सिंधु नदी तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। इसके अनुवर्ती नदी में सभी सिंधु नदी तंत्र की नदियां समाहित होती है। अकेले सिंधु नदी का हिमालय क्षेत्र में 2,50,000 क्षेत्र में जो है कि प्रभावित होता है ये सिंधु नदी। सिंधु नदी को, इस नदी तंत्र को इंडस नदी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? सिंधु का पूरा नाम तो पता ही होगा, इंडस रिवर जो है कि आपको जानते हैं। और यह नदी जो है कि आर्थिक और ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से भारत और पाकिस्तान के लिए काफी महत्वपूर्ण जो है कि आपको रखता है। और इस नदी तंत्र में प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। इसी के नाम से आपको सिंधु नदी तंत्र के नाम से ही सिंधु घाटी सभ्यता का भी नाम जो है कि आपको देखने को मिलता है, जो एक नगरीय सभ्यता थी। आपको पता था सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और यह नदी जो है कि भारत में हरित क्रांति क्षेत्र में तथा पाकिस्तान का जीवन रेखा भी आपको माना जाता है। सिंधु नदी को पाकिस्तान का जीवन रेखा जो है कि आपको माना जाता है। ये नदी आपको लगा हुआ है फोटो, ये देख ही रहे हैं। सिंधु नदी एवं महत्वपूर्ण उसके नदी क्या क्या है, अब जरा देखिएगा। सबसे पहले सिंधु नदी की बात करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंधु नदी से। अब यहाँ से जो है कि हम लोग मारते हैं, ठीक ना, मारते हैं। क्या लिखा है सुनिएगा।
इस नदी तंत्र में सिंधु प्रमुख अनुवर्ती नदी है और इसकी सहायक नदियां आकर इससे मिलती है। सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है, जिसमें हिमालय क्षेत्र से सयोक रिवर, अभी हम आपको सयोक के बारे में बताए थे, गिलगित रिवर, जास्कर, हुंज, नुब्रा, सिगार, ग्रास्ट्रिंग, द्रास प्रमुख जो है कि आपको नदी है। और इस तंत्र में दाएं किनारे से काबुल नदी मिलता है, कुर्रम नदी मिलता है, गोमल नदी मिलता है, बिबोवा नदी मिलता है ना, संगर नदी, ये सब जो है कि आने वाली जो है कि आपको नदी है। ये सब के बारे में जो है मैं आपको बताए हैं, जो सुलेमान पर्वत से निकलकर पाकिस्तान में प्रभावित होते हुए सिंधु नदी में जाकर मिलता है। ये जो आप नदी है, काबुल है, कुर्रम है, गोमल है, ये सब कहां से निकलता है? तो सुलेमान पर्वत से निकलता है। कहां से? सुलेमान पर्वत से जो है कि आपको निकलता है, ठीक ना। और सिंधु के बाएं तट पर 5 प्रमुख नदी है। जो नीचे वाला जो नदी था वो सब बाएं तट का नदी था। वो कौन कौन नदी है? तो देखिएगा, ये आपका झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया और सतलुज हो गया। ये आपका जो है कि आपका 5 रिवर हो जाएगा। किस तट से? बाएं तट से। और दाहिने तट का तो पूरा हम आपको नाम ही आपको बता दिए हैं, है ना। आगे चलते हैं। सिंधु नदी के बारे में वही चीज जो है कि आपको लिखा हुआ है सिंधु नदी के बारे में, इसमें तो कुछ अलग लिखा होगा, देख लीजिएगा। सिंधु नदी भारत में हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। इसका उद्गम जो है कि तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट से जो है कि बाखर-चू हिमानी से हुआ है। हम आपको बताए हैं थोड़ा देर पहले, बाखर-चू हिमानी के बारे में आपको बताए होंगे। इसका निर्माण कहां से हुआ है? बाखर-चू हिमानी से जो है कि इसका निर्माण जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और यह समुद्र तल से कितना है? तो 4164 मीटर। हाँ बोलिए। ब्यास कैसे सहायक नदी हो गया सर? ब्यास तो सतलज में मिल जाता है ना। सतलज में मिल जाता है। सतलज किसका सहायक है? सतलज किसका सहायक है? ब्यास को भी काउंट करेंगे। सतलज जो है कि आपको चिनाब का सहायक है, चिनाब जाके मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल ही रहा है ना, छोटा हो या बड़ा हो, मिल तो रहा है ना, इसलिए इसकी सहायक हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है सर। आगे चलिएगा। इसकी लंबाई जो है कि इसकी लंबाई कितना है? तो इसकी लंबाई जो है कि 2880 किलोमीटर है, जिसमें 1114 किलोमीटर यह भारत में जो है कि आपको बहती है। और यह जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश राज्य में जो है कि आपको दोनों में प्रवाहित होते हुए जो है कि आपको ये नदी जो है कि आपको बहती है, दोनों में ये हो रहा है। इस नदी के उद्गम स्थान उत्तर पश्चिमी लद्दाख जास्कर श्रेणी के जो है कि मध्य में ये प्रभावित होता है। ये लद्दाख श्रेणी में भी आपको जाता है और जास्कर श्रेणी से भी आपको प्रभावित होते हुए ये लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरते हुए अटक में प्रायद्वीपीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। और ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती है उसे हम लोग क्या कहे हैं? चिल्लास कहे हैं। चिल्लास याद आ रहा है चिल्लास के बारे में, है ना। और आपको जो एंट्री किया है वो कहाँ से एंट्री किया है? ये एंट्री किया है वो तो दमचौक से सर। दमचौक से जो है कि आपका एंट्री किया है, ठीक ना, एंट्री किया है, ठीक है। ये जो है कि आपका एंट्री किया हुआ है, दमचौक से एंट्री किया हुआ है, ठीक है। आगे आइएगा। आगे अब आते हैं, अब इसकी सहायक नदी की बात करते हैं। इसकी सहायक कौन कौन नदी है जरा देख लीजिएगा। इसकी सहायक नदी सिंधु की सहायक नदी। सिंधु की सहायक दक्षिण से उत्तर की ओर से आपको क्रम कौन सा है? सबसे पहले आपको सतलज हो जाएगा। दक्षिण से मतलब कि नीचे से आपको सजाना है, किस तरफ? उत्तर के तरफ। दक्षिण नीचे होता है ना, दक्षिण जो है कि आपका नीचे होता है और ऊपर में उत्तर होता है, ठीक ना। तो नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, तो नीचे में सबसे पहले कौन हो जाएगा? नीचे में हो जाएगा सतलज आ जाएगा, ठीक ना। सतलज, उसके बाद तब ब्यास हो जाएगा, तब रावी हो जाएगा, तब चिनाब हो जाएगा, तब झेलम हो जाएगा। ये आपसे प्रश्न पूछता है कि सजाइए, उत्तर से दक्षिण सजाइए, दक्षिण से उत्तर सजाइए। अब हम लोग उत्तर से दक्षिण को सजाएंगे, तो उत्तर से दक्षिण सजाने में तो ज्यादा माहौल नहीं बनाना है, जैसे था वैसे बैठा देना है। बैठाइए जरा। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। हाँ, झेलम हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, रावी हो जाएगा, है ना, ब्यास हो जाएगा और सतलज हो जाएगा। इसको भी लिख लीजिएगा। ये जो है कि हम आपको पीडीएफ दे देंगे क्लास के बाद, जो है कि आपका पीडीएफ इसका दे देंगे, ठीक ना। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आते हैं सबसे पहले अब झेलम नदी पे बात करते हैं। ऊपर से ही खत्म करते हैं, तो ऊपर से झेलम नदी से ही स्टार्ट करते हैं। झेलम नदी की बात करेंगे। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? विदस्ता नदी के नाम से भी जानते हैं। झेलम को किस नाम से जानते हैं? विदस्ता के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। सुनिएगा, झेलम नदी का उद्गम जो है कि कश्मीर घाटी में, किस घाटी में? कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व पीर पंजाल के गिरिपाद से आपको वेरीनाग झील से जो है कि आपको होता है। वेरीनाग झील या झरना से जो है कि आपको इसका निर्माण होता है ना। और यह उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए
बुलर झील में प्रवेश करती है। कौन सी झील में प्रवेश करती है? बुलर झील। तो बुलर झील से अगर पूछ दे बुलर झील को पानी किस नदी से मिलता है, प्रश्न यहाँ से अगर ये पूछ दे तो क्या लगाइएगा? बुलर झील को पानी जो है कि आपको झेलम नदी से जो है कि आपको मिलता है। इसके पश्चात जो है कि आपको बारामूला जो है कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में बारामूला से आगे निकलते हुए 2130 किलोमीटर एक गहरी महाखंड का निर्माण करती है। इसके बाद ये मुजफ्फराबाद, ये पाकिस्तान का शहर है मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान का शहर मुजफ्फराबाद की तरफ मुड़ जाती है और पाकिस्तान में ये झांग के निकट ये चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। किसके निकट? झांग के निकट जो है कि ये चिनाब नदी से जाकर ये मिल जाती है। इसकी प्राचीन नाम की बात करेंगे, प्राचीन काल में इसका विदस्ता नाम से जो है कि इसको जाना जाता था। और इस नदी की लंबाई की बात करेंगे 724 किलोमीटर ये नदी आपको लंबा देखने को मिलेगा, जिसमें से 400 किलोमीटर ये भारत में बहती है। टोटल रेंज की बात करेंगे, टोटल आपका कितना है? 724 किलोमीटर है, जिसमें भारत में कितना बह रहा है? 400। भारत में जो है कि आपको 400 किलोमीटर बह रहा है। और इसकी अपवाह क्षेत्र जो है कि आपको इतना वर्ग किलोमीटर में है। और इस नदी के तट पर ही कौन सा शहर बसा हुआ है? यहाँ देखिए कौन सा शहर है? श्रीनगर। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे जो है कि आपको बसा हुआ है श्रीनगर, जो है कि आपको बसा हुआ है। ठीक ना? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे जो है कि आपको बसा हुआ है। अब आइए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है। अब आइए हम लोग दूसरे नदी पे बात करते हैं। दूसरा हो जाएगा चिनाब। चिनाब का पुराना नाम क्या है? हाँ, झेलम नदी का भी पानी मीठा होगा। हाँ, पानी मीठा होगा। ये हिमालय क्षेत्र से निकलने वाला नदी होगा, है ना? क्योंकि बुलर झील का पानी मीठा है ना। हाँ सर, बुलर झील का पानी मीठा है, पानी की झील है बुलर। मीठा है। झेलम का भी यही है ना सर? हाँ क्या? पानी पानी सही है ना? पीने योग्य पानी को ही मीठा पानी हम लोग कहते हैं। नमकीन पानी उसको कहते हैं जो समुद्र का पानी होता है, जो पीने योग्य नहीं होता है ना? ठीक है सर। आते हैं अब चिनाब पे आते हैं। चिनाब का पुराना नाम क्या है? अस्कनी। अस्कनी है। अस्कनी जो है कि आपका चिनाब का जो है कि पुराना नाम देखने को मिलेगा, अस्कनी रिवर। प्राचीन काल में इसे अस्कनी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। यह सिंधु नदी तंत्र के सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सा? चिनाब नदी का है कि सब जाकर किसमें मिल रहा था? सब जाकर जो है कि आपको चिनाब में ही जाकर मिल रहा था, इसलिए सबसे बड़ी ये सहायक लंबी नदी है, सहायक नदी हो जाएगी। इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश के निकट कांडी में 4900 मीटर ऊंचाई पर स्थित चंद्र और भागा। हम आपको बताए थे वहां पे दो आपको बताए थे रेंज, एगो चंद्र से एगो भागा से दो आपका निकलता है। अब दोनों जब मिल जाता है तब इसको क्या कहते हैं? तब इसको चिनाब जो है कि आपको नाम दिया जाता है ना? चंद्र और भागा हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको जाना जाता है। चंद्र और भागा हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। जब दोनों मिलता है तो इसको चिनाब के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि ये पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच बहती हुई है और इसका किश्तवाड़ जिला के निकट जो है कि पीर पंजाल में गहरे गौर्ज का निर्माण करते हुए एक कैची मोड़ ले लेती है। कैची मोड़ जो है कि आपको लेती है ना? और ये तीक्ष्ण मोड़ बनाते हुए पीर पंजाल के रियासी को पार करते हुए पाकिस्तान में जो है कि आपको ये प्रवेश कर जाती है। ये कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में आपको जो है जाके ये प्रवेश कर जाती है। और ये भारत में कितना? तो भारत में 1180 किलोमीटर ये जो है कि आपको चिनाब नदी प्रवाहित होती है 1180 किलोमीटर। और इसका कुल अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे, इतना जो है कि वर्ग किलोमीटर इसका कुल अपवाह क्षेत्र है। और इसी नदी पे भारत का महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना कौन सा? बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। ये तीन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तीनों का नाम आपसे पूछता है। एक होता है बगलिहार, दूसरा होता है सलाल और तीसरा होता है दुलहस्ती। ये तीनों का तीनों किस नदी पे आपको बनाया गया है? पल बिजली परियोजना है चिनाब नदी पे जो है कि आपको बनाया हुआ है। किस पे बनाया है? चिनाब नदी पे जो है कि आपको बनाया हुआ है। ठीक ना? अब आते हैं अगला रिवर जो मिलेगा आपको, रावी नदी मिलेगा। कौन मिलेगा? रावी का पुराना नाम क्या है? परोसनी या इरावती नदी के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं। इसका प्राचीन काल में इसे परोसनी या इरावती नदी के नाम से जो है कि आपको जाना जाती थी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी है, वहां के स्थित रोहतांग दर्रे के निकट से जो है कि आपको ये निकलती है रावी नदी। रावी नदी कहाँ से? रोहतांग दर्रे के समीप से जो है कि आपको रावी नदी निकलती है।
आगे आते हैं, और यह नदी 5 नदियों में सबसे छोटी नदी है। रावी नदी जो है कि आपको जो 5 गो इसका सहायक नदी है ना, उसमें जो है कि सबसे छोटा नदी कौन हो जाएगा? रावी। रावी नदी। रावी नदी। रावी नदी जो है कि इसमें सबसे छोटा नदी जो है कि आपको रावी नदी हो जाएगी। आगे आइए, ये धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य गुजरते हुए एक गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है, और चंबा शहर, कौन सा शहर? चंबा शहर के बाद यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है और धौलाधर श्रेणी को गहरे गौर का निर्माण करते हुए इसके बाद ये माधोपुर में मैदानी भाग में जो है कि प्रवेश करती है, और आगे चलकर ये पाकिस्तान के मुल्तान के निकट ये चिनाब में जाके मिल जाती है। किसके निकट रावी नदी चिनाब में मिलती है? तो ये रावी मिलती है मुल्तान के पास। मुल्तान के पास किस में जाकर रावी मिल जाएगी? चिनाब में जो है कि आपको रावी जाकर मिल जाएगी आपको मुल्तान में, ठीक ना। और इसका उद्गम स्थल की बात करेंगे, बोलिए। माधोपुर सर गुजरात में कि जम्मू कश्मीर? ये माधोपुर जो है कि आपका लगभग ये हिमाचल प्रदेश का एरिया हो जाएगा आपको माधोपुर, ठीक ना। अच्छा ठीक। माधोपुर मैदानी भाग में, मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद ये आगे चलती है, आगे चल के जो है कि आपको कहाँ, तो ये पाकिस्तान के मुल्तान के निकट ये चिनाब नदी में जाकर जो है कि आपको मिल जाती है, ठीक ना। चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। अब आगे आते हैं उद्गम स्थान और संगम स्थल के मध्य जो है कि ये 725 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और भारत में इसका कुल अफवाह इतना वर्ग किलोमीटर है, और ये पंजाब और अमृतसर और गुरुदासपुर जिला में होते हुए पाकिस्तान पहुंचती है। ये कहाँ बढ़ रही है? पंजाब और अमृतसर। पंजाब के अमृतसर जहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, उस शहर में ये बहते हुए गुरुदासपुर जिला होते हुए कहाँ पहुंचती है? ये आपको पाकिस्तान में जो है कि आपको जाकर पहुंचती है। और पाकिस्तान में किससे जाकर ये मिलती है? ये किससे जाकर मिल जाएगी पाकिस्तान में? चिनाब नदी। चिनाब में जाकर जो है कि आपको मिल जाएगी। किससे मिलेगी? चिनाब नदी में जाकर मिल जाएगी, ठीक है। आगे आइए, अब ब्यास नदी। 725 किलोमीटर दिया। हाँ, 725 किलोमीटर पड़े थे ना, अभी 724 भी पड़ा है। 724 एक आध किलोमीटर का अंतर कहीं होगा। 724 किसका पड़े थे? तो वही हो गया सर। 24 पड़े थे सर, चिनाब का कि झेलम का पड़े थे? देखिए ऊपर नीचे ऊपर कीजिए ना। झेलम का पड़े थे। हाँ झेलम ऊपर होगा। हाँ झेलम है सर, झेलम छोटा हो गया सर इससे। इस 724 टोटल है, जिसमें से भारत में केवल 400 किलोमीटर बढ़ रहा है। नहीं देख रहे हैं? भारत के हिसाब से न बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे छोटा बोले ना सर उसको, रावी को छोटा। रावी सबसे छोटी तो नदी है, होगा इसमें डेटा में। देखिए रावी की बात करेंगे, रावी का दूसरी डेटा में जो दिया है 725, और चिनाब को दिया है, चिनाब जो है कि 1180 किलोमीटर दिया है चिनाब का। यहाँ पे क्या लिखा है? चिनाब का आपका झेलम है ना, झेलम का भी बताते हैं। झेलम रावी से सर, रावी से कंपैरिजन। हाँ कंपैरिजन कीजिए। रावी का हो गया 725 किलोमीटर, ठीक है। रावी का हो गया 725। अब झेलम का बताते हैं। 724 है। अब झेलम का जो है कि आपको यहाँ जो दे रहा है कि इसका उद्गम जल स्रोत बेरीनाग झील से है, कश्मीर घाटी होते हुए ये 110 किलोमीटर तक है बढ़ती। इसका दिखा रहा है भारत में 110 किलोमीटर ये नदी बहता है ना? नहीं सर, झेलम 400 किलोमीटर बढ़ता है। तो कैसे हो जाएगा? 1 किलोमीटर का अंतर हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है इसके डेटा में, है ना। तो फिर तो सबसे छोटा जो तो 400 किलोमीटर दिया है सर। रावी नदी वाला दिखाइए तो क्या बोलता है रावी नदी? सर क्या लिखा है कि शिकारा या बंजारे नाव चलाते हैं, एक प्रकार से नाव चलाते हैं, उसमें रहते हैं क्या सर? नाव चलाना, नदी में शिकारा जनजाति ये सब नाव चलाता है। रावी का देखिए, रावी का ये सब वहाँ का है ना, जम्मू कश्मीर का है ना। ये देखिए आपका ये हो गया, आपका 725 दिखा रहा है यहाँ पे रावी का। रावी नदी भारत में कम पाठ है क्या सर रावी का? हमको भी वही लग रहा है। पाकिस्तान में ज्यादा होगा, इसलिए छोटा हो गया भारत के लिए। यही होगा। चलिए अगला पे बात करते हैं, देख लेंगे उसके बाद नहीं होगा तो। डेटा का अंतर है, सब बुक में अलग अलग डेटा देता है कुछ का, है ना, इसलिए। अच्छा इसका लुसेंट में डेटा देखिए तो क्या दिया है, थोड़ा लुसेंट में देख लेते हैं क्या दिया है, तब पता चल जाएगा कि सही कौन बता रहे हैं। किसका देखना है बताइए तो।
झेलम रावी का और रावी का सर। रावी देखिए, रावी 725 है रावी और झेलम 724 है। इसमें भी सर डेटा वो सेम ही दिया। भारत में ही कम ज्यादा होगा सर, तभी अब भारत झेलम में जो है कि भारत का आपको सबसे 400 छोटा नदी किलोमीटर कौन है? बताया। झेलम झेलम भारत में 400 किलोमीटर बताया झेलम, ठीक ना। इसी के तो आधार पर जो है लेकिन कि आपको यहाँ पे दिया तो है। गूगल पे कुछ और दिखा रहा है। कौन हम क्या दिखा रहा है? हम सर्च किए हैं कि भारत का सबसे छोटा नदी कौन है, तो यहाँ पे दिखा अरे रहा है। भारत का सबसे छोटा नदी सुनी ना, अरे सिंधु नदी तंत्र का सबसे छोटा नदी है। अच्छा वो 5 सॉरी, सहायक नदियों में लेना है, 5 सहायक नदियों में लेना है। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज हो गया। सिंधु ठीक नदी है की ठीक है, सहायक डेटा ठीक है। आइए झेलम पे बात करते हैं। झेलम को बिपाशा या नदी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसका उद्गम की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के पास किस कुंड से हुआ है? ये झेलम तो हुआ है देवकुंड से। झेलम नहीं, ब्यास का ही बात करेंगे। ब्यास का किससे हुआ है? तो ब्यास कुंड से जो है कि आपको हुआ है। और इस नदी का जो है कि आपको, इस नदी जो है कि आपको कुल्लू, मनाली, कांगड़ा का जो है कि घाटी में जो है कि आपको बहती है। कुल्लू, मनाली और कांगड़ा के घाटी में जो है कि आपको ये स्थित है। इस नदी में जो है कि आपको कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और इसका आबाद क्षेत्र जो है कि आपको 25,900 वर्ग किलोमीटर का जो है कि आपको बनता है। और यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरते हुए धौलाधर श्रेणी को और लारगी में महाखंड का निर्माण करते हुए पंजाब के होशियारपुर जिला में, पंजाब के किस जिला में? होशियारपुर जिला में तलवार नामक स्थान पर मैदान में प्रवेश करती है और आगे यह कपरथल्ला और अमृतसर में जिला में प्रवेश करते हुए हरिके स्थान के पास सतलज नदी से जाकर मिल जाती है। वही हम आपको बता रहे थे, कहाँ जाता है? तो ये सतलज में जाकर जो है कि आपको मिल जाएगा। और सतलज में जब मिलेगा तो यहाँ से एक नहर का निर्माण होगा। कौन सा नहर? हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज नामक स्थान से इंदिरा गांधी नहर निकलेगी, ठीक ना। इंदिरा गांधी नहर। अब आइए सतलज नदी पे बात करते हैं। सतलज की बात करेंगे। सतलज को शत्रुदी या शत्रुदी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, ठीक ना। सतलज का प्राचीनतम नाम जो है कि शत्रुदी या शत्रुदी के नाम से जो है कि आपको जानी जाती है। इसका उद्गम जो है कि तिब्बत के कैलाश पर्वत से। कहां से? तिब्बत के कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर के झील के पास, मानसरोवर के झील के पास से जो है कि आपको निकलता है। मानसरोवर झील से आपको एक और नदी निकाले थे ऊपर में, कौन सा? ये सिंधु सिंधु नदी। देखिए मानसरोवर के पास 3 नदी निकलता है, एक आपका सिंधु, एक आपका सतलज और एक आपका ब्रह्मपुत्रा, ठीक ना। ब्रह्मपुत्रा जो है कि पूरब में चल जाता है, सिंधु सतलज जो है कि आपको पश्चिम में जाने वाला नदी है। यहीं से आपको निकलेगा, मानसरोवर से ही निकलेगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी। जब अगला हम आएंगे ब्रह्मपुत्र पे तब आपको बताएंगे कि मानसरोवर से ही निकलेगा वो भी, ठीक ना। क्या बोल रहा है कि मानसरोवर झील के निकट से राकसताल से हुआ है, जहां पे लोंगचेन खबाब नामक नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और यह समुद्र तल से कितना है? तो 4555 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उद्गम के साथ ही यह नदी पश्चिम की ओर सिंधु नदी के समानांतर जो है कि 400 किलोमीटर तक बहती है। ये जहां से निकलता है ना वहां समानांतर, जैसे ये भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, समानांतर कितना किलोमीटर? तो 400 किलोमीटर जो है कि समानांतर बहता है। उसके बाद महान हिमालय और जास्कर श्रेणी में गहरे खंड का निर्माण करते हुए यह दक्षिण पश्चिम दिशा में सिपकिला दर्रा से होते हुए हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको प्रवेश कर जाता है। सतलज नदी किस में? भारत के कौन से राज्य में प्रवेश कर रहा है? तो ये हिमाचल प्रदेश में आपको प्रवेश कर रहा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह पश्चिम की ओर मुड़ती है और कल्पा को पार करते हुए रामपुर के निकट धौलाधर श्रेणी में एक संकीर्ण खंड के द्वारा पार करते हुए शिवालिक पर्वत पर एक दूसरे संकीर्ण महाखंड भाखड़ा गांव, कौन सा गांव? भाखड़ा गांव के निकट ये निर्माण करती है। और भाखड़ा बांध का भी निर्माण जो है कि भाखड़ा गांव के समीप ही हुआ है। और भाखड़ा बांध के नीचे जो है कि आपको रूपनगर के पास यह नदी किससे? पंजाब के मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, ये रूपनगर के पास, ठीक ना। और रोपर में, और रूपनगर के पास प्रवेश करती है। रोपर में यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए कपरथल्ला के पास जो है कि दक्षिण पश्चिम के किनारे हरिके नामक जो है कि आपको स्थान पर किस नदी से जाकर मिल रहा है? हरिके नामक स्थान पे जो है कि आपको ब्यास नदी से जाकर मिलती है। उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और इसकी सहायक
और इसकी लंबाई की बात करेंगे, इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 1050 किलोमीटर इसका लंबाई हो जाएगा। और यह नदी पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदी है। इस नदी में भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का निर्माण जो है कि आपको किया गया है। किस बांध परियोजना? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का निर्माण जो है कि आपको किस नदी पे? तो ये आपका कौन सा नदी हो जाएगा? सतलज नदी पे जो है कि आपको हो जाएगा। और रिहंद एवं इंदिरा गांधी नहर का भी निर्माण, परियोजना का निर्माण इसी नदी से जो है कि आपको जल का प्राप्ति होता है। सरहिंद और इंदिरा गांधी नहर भी आपको इसी से प्राप्त होता है, ठीक ना, इसी से जो है कि आपको प्राप्त होता है। पंचनद की बात करेंगे, पंचनद में आपको बता ही दिए हैं। पंचनद में कौन कौन आएगा? झेलम आएगा, चिनाब आएगा, रावी आएगा, सतलज आएगा और ब्यास आएगा, है ना। सतलज और ब्यास जो है कि आपको आने वाला है, ठीक ना। ये पांचों नदी जो है कि आपको पंचनद का निर्माण जो है कि आपको करती है, ये पंचनद का निर्माण करती है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आइए और कुछ नया चीज यहाँ दिया है। इस प्रकार चिनाब नदी और झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी मिलती है और सतलज नदी में ब्यास नदी जाकर मिलती है और जिसे ये पंचनद का कहा जाता है। और ये पंचनद जो है कि आपको मिठानकोट के पास सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पे? मिठानकोट के पास जो है कि आपको सिंधु में जाकर मिल जाती है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, पाकिस्तान में सिंधु के दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? जरा देखिएगा डेटा। दाएं ओर से मिलने वाली काबुल हो जाएगा, कुर्रम हो जाएगा और गोमल नदी हो जाएगा। काबुल, कुर्रम और गोमल नदी जो है कि आपको हो जाएगा। तिब्बत में सिंधु के सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तिब्बत से एक सतलज हो जाएगा और एक सिंधु हो जाएगा। सतलज और सिंधु हो जाएगा तिब्बत से, ठीक है। अगला है भारत में बहने वाली सिंधु की अन्य सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो भारत में बहने वाली कौन कौन हो जाएगा? जास्कर नदी हो जाएगा, सयोक रिवर हो जाएगा, वाखा नदी हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा, सुरु हो जाएगा, गिलगित हो जाएगा, सिगार हो जाएगा, झोब नदी हो जाएगा, गोमल हो जाएगा, हुंजा हो जाएगा, है ना, गिज्जर हो जाएगा, ये सब नुब्रा नदी हो जाएगा। ये सब जो है कि इसकी सहायक नदी हो जाएगी भारत में जो है कि आपको बहने वाली। और हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली सिंधु की सहायक नदी, ये भी याद रखिएगा, 3 गो हिमाचल प्रदेश से निकल रहा है। कौन सा? एक हो जाएगा ब्यास, एक हो जाएगा रावी और एक हो जाएगा चिनाब। ये 3 नदी जो है कि आपका किसका हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली और सिंधु के जो है कि आपको सहायक नदी है। किसकी? हिमाचल प्रदेश से। हाँ, हिमाचल प्रदेश से। क्या हुआ? निकलते कहाँ से? झेलम और सतलज को छोड़ दीजिएगा, बाकी बात 3 गो हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा, ठीक है। 3 गो जो है कि आपका हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। यही सब लिखा हुआ है। झेलम को क्या पुराना नाम विदस्ता कहते हैं, है ना। चिनाब नदी पे कौन सा जल विद्युत परियोजना बनाया गया है? सलाल जल विद्युत परियोजना जो है कि आपको दुलहस्ती आपको बनाया गया है। थीन बांध किस नदी पे है? थीन बांध रावी नदी पे जो है कि आपको थीन बांध है। और पोंग बांध, हरिके बैराज बांध किस पे है? पोंग बांध और हरिके बैराज बांध ब्यास नदी पे। और चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्र और भागा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है चिनाब नदी का। झेलम नदी पाकिस्तान में सबसे लंबी जो है कि आपको सीमा का बनाती है। कौन सी नदी? झेलम नदी जो है कि आपको पाकिस्तान में सबसे लंबी सीमा जो है कि आपको बनाती है, ठीक ना। ये तो आप हो गया है, ये सब तो जो है कि आपको पता ही होगा। अब जरा सुनिएगा, अब एक वो चीज यहाँ पे सुनिएगा, एक वो चीज इसमें नहीं लिखा हुआ है, जरा सुनिएगा क्या नहीं लिखा है, बताते हैं। तो पाकिस्तान वाला क्या? जल बंटवारा। हाँ, जल बंटवारा, वही चीज नहीं लिखा हुआ, वही हम आपको बताने वाले हैं, ठीक ना। देखिएगा, एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ये 1 से लेके 6 तक किए हैं, ठीक ना। 1 से लेके 6 तक हम किए हैं। ऊपर वाला जो 1, 2 और 3 है, 1, 2, 3 कौन कौन नदी हो जाएगा? जरा बताइए। 1, 2, 3 सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अरे सब नहीं बोलना है, ऊपर का 3 को बोलना है। पहला हो जाएगा सिंधु, झेलम और चिनाब नदी। चिनाब नदी। ये सिंधु जल समझौता 1960 में जो हुआ था, सिंधु जल समझौता, इसमें बोला गया था कि ऊपर वाला जो 3 नदी है, इसका 80% जल का जो है कि आपको किसका पास पावर रहेगा? पाकिस्तान के पास। अब 20% पावर जो है कि आपका किसके पास? इंडिया के पास रहेगा, इंडिया के पास। अब नीचे वाला नदी का नाम बताइए, 3 गो और 4, 5, 6। रावी, ब्यास और सतलज। सतलज।
इसका पावर है 80% किसके पास? इंडिया के भारत पास। भारत भारत के हाँ, पास। इंडिया के पास 80% है। अब 20% पावर किसके पास है इस नदी का पानी का? पाकिस्तान पाकिस्तान के पास। किसके पास? पाकिस्तान के पास। और सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इसी में ये बात जो है कि आपको बोला गया था, इसी में जो है कि आपका ये बात जो है कि आपका वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया गया था। समझौता के कारण क्या था सर? समझौता के कारण पानी रोक रहा था, इसीलिए वहां पे सूखा पड़ गया था। और है ना? सिंधु की लेफ्ट साइड कोई नदी है सर जो जाकर मिलती है? लेफ्ट से तो पूरा, राइट से बता दिए। लेफ्ट से जो पांचों आप जो आप नदी देख रहे हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सब किसका है? लेफ्ट है ना है सब। अच्छा अच्छा, ये सब ठीक तो है लेफ्ट है सर। ना, ये सब किसका है? सब लेफ्ट है ना? अब इसका पीडीएफ हम आपको दे देते हैं ना, पीडीएफ ले लीजिए पहले, ठीक है? पीडीएफ ले लीजिए आप लोग। ये गया पीडीएफ, देखिए। अब इसमें से जिनको जिनको अपना अपना नोट्स बनाना होगा बना लीजिएगा, पीडीएफ देख के कैसे है, क्या है, नहीं है, ठीक ना? इसमें जो है कि हम लोग का क्या हुआ, यही चीज को अगर लिखाते तो बहुत ज्यादा समय लगता है। इस समय का थोड़ा सा बचत हो गया है। क्या हुआ? समय का खाली बचत हो गया है। बता दिए हैं, नोट से आप लिख लीजिएगा, बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक ना? अगला जो चैप्टर होगा वो चैप्टर हम लोग करेंगे, कौन सा कर लेते हैं? गंगा नदी तंत्र पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो है कि हम लोग फिर अगले पे बात करेंगे। थोड़ा सा बात करते हैं गंगा नदी पे। अभी है हमारे पास 10 मिनट का समय, कि छोड़ दे कल के क्लास में पूरा गंगा नदी को रखें। कल के क्लास में पूरा गंगा नदी को रखें। तो उसमें एक दिन में खत्म कीजिएगा ना? हाँ, तो कल ही रखेंगे तो पूरा खत्म कर देंगे कल गंगा नदी तंत्र को। अच्छा रहेगा ना, इसे थोड़ा फिर छूट जाएगा तो फिर ये हो जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछ लीजिए सर। रहने दीजिए अब सर, उसको सब लोग अपना बना लेगा नोट्स कुछ नहीं होगा तो कल इसका रिवीजन 5 मिनट करेंगे हम लोग, और उसका गंगा नदी तंत्र पे आ जाएंगे, सुनिए ठीक ना, ना? सुनिए ना सर, हाँ, बोलिए थोड़ा ना। सा पठार रिकॉल कर दीजिए ना सर, थोड़ा सा पठार। बुंदेलखंड सब थोड़ा सा रिकॉल कर दीजिए। गिलगित के बारे में बोल रहे थे ना? देख, ये देखिए गिलगित पाकिस्तान का है ना? देख रहे हैं ना, ये गिलगित है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहा है गिलगित, दिखा आपको? ये देखिए गिलगित, ये गिलगित मिल रहा है, किससे मिल रहा है? सिंधु में मिल रहा है, सिंधु में गिलगित। तो अभी सर भारत में सहायक नदी पड़े हैं गिलगित। हाँ, तो भारत में आके ये आपका कहाँ पे? लद्दाख वाला इलाका में आके मिलता है, इसलिए भारत का ये नदी सहायक बता दिया है। अरे चिल्लास के पास से है पाकिस्तान में, यहाँ पे तो बताया गया है साफ साफ। चिल्लास से बाहर जाइएगा तब पाकिस्तान है, अभी चिल्लास के अंदर में हम लोग, तो चिल्लास के अंदर में तो भारत में हो जाएगा, है ना? मैप इसीलिए लगाते हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाए, है ना? क्या बोल रहे थे? पठार रिकॉल, पठार बता देते हैं, रुक जाइए। किस किस राज्य में था वो है, जब आपको जानना है ना? बताए थे, खाली राज्य बताना है, टच करता है बस यही। लिखे भी हुए बघेलखंड, बघेलखंड का देखिएगा, बघेलखंड का पठार जो है कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। बघेलखंड का पठार जो है कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मालवा का पठार की बात करेंगे, मालवा का पठार जो है कि आपको मध्य प्रदेश, इधर से गुजरात और इधर से राजस्थान से जो है कि आपको देखने को मिलेगा मालवा, ठीक ना? बुंदेलखंड की पठार की बात करेंगे, बुंदेलखंड आपको 4 राज्य, इधर से एमपी में, इधर से यूपी में और इधर से राजस्थान में, यूपी, एमपी, राजस्थान में आपको बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलेगा। उसका छोटा नागपुर की पठार की बात करेंगे, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार आपको बिहार में, झारखंड तो मुख्य रूप से है आपको, इधर से आपको वेस्ट बंगाल, डब्ल्यूबी, इधर से जो है कि आपका उड़ीसा और इधर से आपका छत्तीसगढ़, ये आपको 5 राज्य में जो है कि आपको किसका? छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलेगा। बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में और झारखंड में, 5 राज्य में। अब आइए दक्कन का पठार की बात करेंगे, दक्कन का पठार कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा?
दक्कन का पठार मध्य प्रदेश में, एमपी, उसके बाद जो है कि मध्य प्रदेश के बगल में कौन हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश के बगल में आपको एमएच हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के नीचे देखिएगा, महाराष्ट्र के नीचे कौन हो जाएगा, तो महाराष्ट्र के नीचे आपको कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में आपको मिलेगा केआर में, आंध्र प्रदेश में मिलेगा और आपको तेलंगाना में मिलेगा, तेलंगाना में मिलेगा। इतना में जो है कि आपका दक्कन का पठार जो है कि आपको देखने को मिलेगा, दक्कन का पठार। कर्नाटक का पठार तो आपको प्रॉपर रूप से कर्नाटक में ही देखने को मिलेगा। हाँ, एक क्वेश्चन था कि एक बार नोट करवा सकते हैं क्या वेस्ट बंगाल में जगह कौन सा, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार, जैसे झारखंड में पलामू, हजारीबाग, धनबाद, रांची है ना, अब बिहार में गया, तो वेस्ट बंगाल में कौन सा जगह? वेस्ट बंगाल ऐसा कहीं तो जगह नहीं लिख ले है, तब फिर देखना पड़ेगा निकाल के, तब जाके होगा। ऐसा कई जगह नहीं लिख ले है ना, कौन कौन जगह में। तो बता दीजिए सर ना कि इसमें सबसे बड़ा दक्कन का पठार हो गया, तो छोटा सबसे कौन हो गया सर? सबसे बड़ा दक्कन का पठार हो जाएगा, सबसे बड़ा, ठीक है। और सबसे छोटा की बात करेंगे, सबसे छोटा जो है कि आपको ये बुंदेलखंड, बघेलखंड है कौन, हाँ मेघालय, सॉरी, ये देखिए मेघालय तो छोड़ ही दिए हैं, नहीं, यहाँ देखिए ना मेघालय का पठार, यहाँ देखिए ना मेघालय का पठार सबसे छोटा पठार हो जाएगा, सही बात बोल रहे हैं। ये मेघालय देखिए, मेघालय का पठार जो है कि सबसे छोटा पठार हो जाएगा, ठीक है सर, सबसे छोटा मेघालय का पठार हो जाएगा, ठीक ना, मेघालय का हो जाएगा, ठीक है। रखते हैं। अगला जो है कि कल का रहेगा आपको गंगा नदी तंत्र रहेगा। कल का समय ये समय नहीं रहेगा, कल का समय हम आपको कल सुबह में आपको बता देंगे, मैसेज कर देंगे कितना बजे से क्लास रहेगा, ग्रुप में एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कितना बजे से है, ठीक ना। कल का ही शाम वाला क्लास नहीं रहेगा, ठीक ना, शाम में कुछ काम है, कल संडे है, इसलिए जो है कि कल का क्लास जो रहेगा आपका दिन में ही रहेगा, ले लेंगे आपको क्लास। टॉपिक क्या रहेगा? हाँ नहीं तो बोलिएगा तो 8 बजे के बाद रात में कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब दिन में करवा देंगे, दिन में आपका लुसेंट वाला करवा देंगे, नहीं होगा तो रात में आपको करवा देंगे इसका, ठीक है। रात में ही कर देंगे तो फिर ठीक है, रात में ही कर देंगे। अरे तो कल मैच है, लेकिन कल रात को कीजिएगा तो फिर मैच नहीं देख पाइएगा। वही बोल रहे सर, कल एशिया कप फाइनल देखना है। कल मैच है, सुनिए ना, मैच देखना है सर, देख लीजिए, मैच तो देखना है सर, मैच तो देखना है। हाँ तो मैच देखना है तो फिर दिन में ही कर देंगे, है ना। दिन में ही 4 बजे से कर दीजिए, दोपहर का टाइम रखिएगा सर, दोपहर का टाइम 11 बजे रखिए सर, 11 हाँ 10 बजे के बाद का टाइम आपको दिखा देंगे, ठीक ना, 10 बजे के बाद दिखा देंगे। मानिए ना, हम आपको मैसेज कर देंगे 10 बजे के बाद ही रहेगा आपका क्लास, ठीक ना। एक बार ग्रुप चेक कर लीजिएगा 9-10 बजे तक, ठीक ना, बता देंगे टाइम क्या रहेगा। कल आपका विश्वकर्मा पूजा भी है, इसका भी ध्यान रखिएगा। साइकिल मोटरसाइकिल सब साफ करना होगा सबको। कल ले सर, हाँ कल ही 17 सितंबर। 17 उपाय आ गया सर, फिर तो दिक्कत है सर। ये ना तो छोड़ दीजिए, कल बंद रखिए। नहीं सर, मैं कल सर डिस्टर्ब रहेगा सब, कल सर आधी रात में कर दीजिए, ठीक है तो है। आज रात में मैच, आज रात में देखते हैं। 3 गो क्लास तो बोलते हालत खराब हो चुका है, आप कितना बोलेंगे। सुनिए ना, हाँ बोलते तबीयत खराब है। सुनिए सर, कॉल कराइए कल सर। अरे कल रख लेंगे। अरे सुनिए ना, 12 बजे के बाद रख लेंगे, 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में के खनियों टाइम 2 घंटा का चाहे 1.5 घंटा का क्लास है वो रख लेंगे कल, ठीक ना। उस समय तो सब आदमी फ्री ना रहेगा, है ना, रख लेंगे। जाओ हो जाएगा। जिनका भी छूटेगा ना उनका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा।